यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो है वो कवर करने वाले हैं हमारे 2021 के अंदर पेपर नंबर 2 कॉमर्स के अंदर जो अपना यूनिट नंबर सेकंड है, दैट इज द अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो 2021 में जो 3 पेपर हुए थे, एक हुआ था 25 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट का, 25 नवंबर मॉर्निंग, 25 नवंबर इवनिंग और 26 नवंबर को मॉर्निंग शिफ्ट। तो 3 शिफ्ट में जो पेपर हुए थे आपके, तो उनके अंदर हमारे यूनिट नंबर सेकंड दैट इज अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, तो उसके अंदर जो क्वेश्चंस आए थे तो उनको आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो तीनों पेपर के मिलाकर के 38 क्वेश्चन जो है ये बैठे हैं। हालांकि इनके अंदर एक जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी पूछा गया था, तो उसको मैं सेपरेट क्लास के अंदर कवर करूंगा। तो आज की क्लास में हम लोग जो है वो क्या करने वाले हैं, हम इन 38 क्वेश्चंस को जो है वो आज की क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, उनका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो डिटेल में इन सबका जो है वो डिस्कशन हम लोग करेंगे। इससे पहले हम लोग जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस और दूसरा जो है अपना कौन सा बिजनेस फाइनेंस, उसके प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज को हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने आईबी के क्वेश्चन देखे थे कि जो पिछले जो 3 पेपर थे उनमें जो आईबी के क्वेश्चन आए थे वो हमने कवर किया। और जो यूनिट नंबर 4 है हमारा बिजनेस फाइनेंस का, उसके क्वेश्चंस को भी हमने लास्ट क्लास के अंदर जो है वो कवर कर लिया। अब आज जो है वो हम लोग करने वाले हमारे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग को। तो टोटल मिला के 38 क्वेश्चन तो ये हो गए और 5 है आपके अनसीन पैसेज वाले जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। तो एक केस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आया था 5 क्वेश्चंस का, ठीक है ना। तो उसको हम सेपरेट क्लास के अंदर जो है वो देखेंगे अभी। ओके जी सर। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक इंफॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करवा देता हूं। अगर आप लोग भी अपकमिंग दिसंबर 2022 में जो एंटी नेट का पेपर होना, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके लिए हम लोग ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा जो ऑनलाइन बैच है उसमें आपको आपके घर पे बैठे बैठे जो है वो मिलेगा पेपर नंबर 1 प्लस में पेपर नंबर 2, उसका पूरा का पूरा कंटेंट। 20 किताबें हैं, 10 पेपर 1 की, 10 पेपर 2 की। लाइक ये हमारी अकाउंट की बुक है, 300 पेजेस का लगभग ये किताब है अकाउंट और ऑडिटिंग का। इस तरीके से आपको 10 किताबें पेपर 1 की मिलेंगी, 10 किताबें पेपर 2 की, सेपरेट किताबें आपके होम एड्रेस पे आएंगी। प्लस में आपको मिलेगा सारा का सारा वीडियो लेक्चर, हर यूनिट के हर चैप्टर वाइज हमने वीडियो लेक्चर बना रखे हैं। आप डेमो के तौर पे हमने ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर काफी कुछ डाला हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। प्लस में आपको हर यूनिट के मिलेंगे रिवीजन वीडियोस और साथ में मिलेंगे आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज, उनकी पीडीएफ हम आपको अलग से प्रोवाइड करवाएंगे सॉल्यूशन के साथ में, और उनका एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ में मिलेगा। तो बहुत ही रीजनेबल अमाउंट के अंदर हम लोग जो है पूरा कोर्स आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपकी सिटी में भी आप चाहे पता कर लीजिएगा, इस रेट के ऊपर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। और साथ में सबसे मेन बात जो है वो ये कि हार्ड कॉपी मटेरियल है, कलर्ड बुक्स है, आपके एड्रेस के ऊपर आएंगे और हर एक लाइन को हम लाइन टू लाइन, मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट है लाइन टू लाइन उसमें बढ़ाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर दिया हुआ है, इस पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप दिसंबर का तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आगे तक का वेट मत करना, तो अभी से आप जो है वो तैयारी के ऊपर लग जाओ, क्योंकि सिलेबस काफी ज्यादा वाइड है, तो उसको आपको कवर भी करना है, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है ना जी सर। चलो अब हम शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के क्वेश्चंस को, ठीक है। 38 क्वेश्चन जो है वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशन के साथ में। और आपको ये जान के बहुत ही हैरानी होगी कि इस बार पेपर के अंदर ऑडिटिंग से सिर्फ एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था मैनेजमेंट ऑडिट का, और कोई भी क्वेश्चन जो है ऑडिटिंग से नहीं आया। सारे क्वेश्चन जनरली जो है वो अकाउंट से ही पूछे गए हैं। कुछ एक क्वेश्चन आपको जो है वो देखने को मिलेंगे थोड़े से अतरंगे से, ठीक है ना, लेकिन जब आप उनको ढंग से पढ़ेंगे तो फिर कोई इशू नहीं आएगा। सबसे मेन इशू जो है वो एग्जाम में होता ही है, बच्चे का क्वेश्चन गलत होता है क्योंकि बच्चा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ता नहीं है। तो आपको जो है जब आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन को प्रॉपर्ली आपको पढ़ना है, क्वेश्चन का एसेंस समझना है, क्वेश्चन क्या आपसे डिमांड कर रहा है वो आपको देखना है, देन उसके बाद में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना जी सर। चलो जी, सबसे पहला क्वेश्चन जो आ रहा है आपके सामने वो ये बोलता है, इन केस ऑफ परचेजिंग कंपनी। अगर बात करेंगे परचेजिंग कंपनी, देखो जब कभी अमलगमेशन होता है तो एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को क्या करती है, एक्वायर करती है, जनरली एक्विजिशन के केस के अंदर। और अमलगमेशन के अंदर जो है वो क्या होता है कि दो कंपनी आपस में मर्ज हो जाएंगी और एक नई कंपनी का जो है वो क्या होगा, वेंचर स्टार्ट होगा। लेकिन हर केस के अंदर जो है वो क्या होता है, एक कंपनी जो बंद होगी दूसरी कंपनी का क्या होगा, शुरुआत होगा। तो यहां पे बोलता है इन केस ऑफ परचेजिंग कंपनी। परचेजिंग कंपनी कौन सी होती है, बड़ी कंपनी जो एक्वायरिंग कंपनी होती है। बोलता है अगर मान लो परचेजिंग कंपनी एग्री हो गई कि हम एक्ट करेंगे एज एन एजेंट ऑफ द वेंडर, मतलब हम जो है वो आपके एसेट्स को खुद जो है वो एक्वायर ना करके हम आपकी एसेट्स को बिकवाने का काम करेंगे और आपके वेंडर के तौर पे काम, मतलब वेंडर के एजेंट के तौर पे काम करेंगे फॉर कलेक्शन ऑफ बुक डेट। तो बोलता है परचेजिंग कंपनी की बुक में, मतलब बड़ी कंपनी की किताब में जो अमाउंट ऑफ डेटर है उसकी एंट्री क्या होगी। तो अमाउंट ऑफ डेटर को क्रेडिट करेंगे किस नेम से, तो इसका एंट्री क्या होगा। तो जब अगर मान लो परचेजिंग कंपनी जो है, अगर हम एसेट ही ले लेते, अगर हम टारगेट कंपनी के एसेट को एक्वायर कर लेते तो सिंपल सी एंट्री होती क्या कि एसेट अकाउंट डेबिट,
ठीक है ना, आपके पास में क्या आ गई, एसेट आ गई। और टू, जो भी पर्सन है उसको आप मतलब जो कंपनी है उसको आप अपना क्रेडिटर दिखाए थे, लेकिन अब आपने उसको ये बोल दिया कि हम आपकी एसेट को एक्वायर कर रहे हैं, एक्वायर नहीं कर रहे, हम उसकी जो है वो क्या करेंगे, आपको रिकवरी करके ला देंगे। तो उस केस में जो है वो एंट्री क्या होगा, तो उसका एंट्री होगा सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट, मतलब ये बेसिकली क्या है, एसेट ही तो है जी। तो एंट्री क्या होगा, आई क्या है आपके बिजनेस के अंदर भी एसेट ही आई है, तो एंट्री क्या होगा, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर सस्पेंस अकाउंट। तो अगर आप खुद से जो है अगर आप उसको नहीं लेते हो तो फिर सस्पेंस अकाउंट जो है वो वेंडर के नाम का एक ओपन किया जाएगा, और सारे जो भी आपने अगर मान लो अंडरटेक किया कि आप उसकी एसेट्स को सेल आउट करवा दोगे, आपने अंडरटेक किया कि आप उसकी लायबिलिटी का पेमेंट कर दोगे, तो हर ट्रीटमेंट जो होगा वो वेंडर के सस्पेंस अकाउंट ओपन करके उसी अकाउंट के थ्रू आपको करना पड़ेगा। तो बोलता है अगर मान लो परचेसिंग कंपनी की एग्री हुई कि वो एक्ट करेगी एज एन एजेंट ऑफ द वेंडर फॉर द कलेक्शन ऑफ बुक डेट, तो इस केस के अंदर परचेसिंग कंपनी जो है वो क्या एंट्री करेगी, अमाउंट ऑफ द डेटर शुड बी क्रेडिटेड टू, तो एंट्री जो है वो ये होगा वेंडर डेटर अकाउंट डेबिट टू वेंडर सस्पेंस अकाउंट, ठीक है ना। तो कंपनी के पास जो बड़ी कंपनी उसके पास में क्या है, वेंडर आगे, वेंडर डेटर अकाउंट डेबिट टू किसके नाम के है, वेंडर सस्पेंस अकाउंट के नाम के। और अब मैंने एक एंट्री एक्स्ट्रा और भी कर दिया, अगर मान लो कल को इससे रिकवरी होती है तो एंट्री क्या होगा, तो जब डेट कलेक्टेड हो जाएगा तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी के पास में क्या आएगा, पैसा आएगा, किस नाम का, बैंक अकाउंट डेबिट, और वो किसके नाम का होगा, टू वेंडर डेटर अकाउंट का। बात समझ में आएगा जी। अब यहां पे आपने जो है वो क्या किया, ये वेंडर डेबिट जो ये था वेंडर डेटर अकाउंट जो आपने पहले डेबिट किया था, इसको आपने यहां पे क्रेडिट कर दिया जी। और ये जो वेंडर सस्पेंस अकाउंट है ये आपकी जो है वो क्या क्रिएट हो गई है, ये एक तरह से आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो गई है। ओके, और ये फिर बाद में आपको इससे जो है वो क्या हुआ, पैसा रिसीव हो गया। अब कल को आप क्या करेंगे, इसको जब खत्म करेंगे तो एंट्री करेंगे वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो ये आपका एंट्री हो जाएगा किसका, सेट ऑफ करने का। खैर आपका क्वेश्चन जो सिंपल सा ये पूछ रहा था, बोलता है परचेजिंग कंपनी बुक, अगर परचेजिंग कंपनी ये एग्री होती है कि वो वेंडर के लिए जो है उसके एसेट्स को सेल आउट करके उसके लिए कलेक्शन करके देगी, तो बताइए जो वेंडर है, तो जो वेंडर के जो डेटर्स हैं उनको तो डेबिट किया जाएगा, लेकिन क्रेडिट किस खाते में करेंगे, तो क्रेडिट करेंगे किसके अंदर, वो करेंगे वेंडर सस्पेंस अकाउंट। तो एंट्री जो बनेगा फर्स्ट का जो आंसर है डेट इज सेकंड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक्स और वाई पार्टनर थे शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द 4:3, तो ओल्ड रेशियो जो है ना वो एक्स और वाई का वो दे रखा था कितना 4:3, जेड आ गया 1/5 के लिए पार्टनरशिप के अंदर, और एक्स और वाई ने ये डिसाइड किया कि वो फ्यूचर का जो शेयर है ना प्रॉफिट का वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में। तो आपको बताना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब देखो जी आपका कौन आ गया, नया जो पार्टनर है वो कौन है, जेड। अब नया पार्टनर अगर जेड आएगा 1/5 के लिए, तो रिमेनिंग पोर्शन कितना रहेगा प्रॉफिट का, टोटल प्रॉफिट मान लो 1 है, उसमें से 1/5 तो जेड ले गया, रिमेनिंग रहेगा 4/5। अब 4/5 को एक्स और वाई जो है वो किस रेशियो में लेंगे, 2:1 में। किस में लेंगे, 2:1 में। तो x को जो मिलेगा क्या मिलेगा, 4/5 का 2/3, और y को मिलेगा 4/5 का 1/3। तो x का रेशियो जो आ गया न्यू रेशियो वो कितना 8/15, y का न्यू रेशियो कितना 4/15। अब इसके हिसाब से जो है वो आपको क्या, ये आपका आ गया रेशियो आ गया न्यू रेशियो, ये आपका जो है वो क्या आ गया न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो तो आपका आ गया है, अब इसके बेस पर आपको निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो जो है वो एक्स का क्या था 4/7, और न्यू रेशियो जो है वो क्या 8/15। वाई का जो है वो ओल्ड रेशियो जो है वो क्या था 3/7, और न्यू रेशियो जो है वो क्या 4/15। इसको आप कंप्यूट करेंगे तो आंसर आएगा 4/105 एंड 17/105। तो रेशियो जो बनेगा आपका सैक्रिफाइस रेशियो वो क्या बनेगा 4:17। तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या 4। ओके जी सर, चलो जी आगे थर्ड क्वेश्चन जो वो क्या बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिंक्शन इज और आर नॉट करेक्ट बिटवीन द पब्लिक इशू एंड द राइट इशू। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा आपको डिफरेंस दे रखा है पब्लिक इशू में राइट इशू में। पहले तो बता देता हूं दोनों में डिफरेंस क्या। पब्लिक इशू क्या होता है, जब कोई कंपनी जो है वो फ्रेश शेयर कैपिटल जो है वो क्या करती है पब्लिक के लिए इशू करती है, क्या करने के लिए, पैसा रेज करने के लिए। तो अगर कोई कंपनी जो है वो शेयर इशू कर रही है किसको, जनरल पब्लिक को, ठीक है ना, क्या करने के लिए, उनसे फंडिंग इकट्ठा करने के लिए, उसको बोलते हैं आप लोग क्या पब्लिक इशू। एक होता है राइट इशू। राइट इशू जो है वो दिया जाता है किसको, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। तो अगर कंपनी जो है वो क्या करती है, वो कंपनी जो है वो इक्विटी में डाइल्यूशन नहीं जाती। अगर कंपनी ये सोचती है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनका इक्विटी जो है डाइल्यूट ना हो, तो कंपनी को अगर नया पैसा भी चाहिए तो कंपनी क्या करेगी, नए शेयर जो इशू करेगी वो किसको करेगी, नए शेयर होल्डर को ना करके जो उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उन्हीं को नए शेयर जो है वो क्या कर देगी, इशू कर देगी। उसको बोलते हैं आप लोग क्या राइट इशू। अब पब्लिक इशू राइट इशू के लिए आपको यहां पे कुछ डिफरेंसेस दे रखे हैं, तो उनमें आपको जो है वो बताना है कि कौन सा डिफरेंस है वो सही नहीं है। पहला जो है वो क्या बोलता है इन पब्लिक इशू के अंदर एप्लीकेशन फॉर शेयर आर इनवाइटेड फ्रॉम द जनरल पब्लिक।
पब्लिक, बिल्कुल सही बात है। पब्लिक इशू में आप एप्लीकेशन इनवाइट करते हो किससे? जनरल पब्लिक से। और जबकि राइट इशू के अंदर जो है वो आप किसको, अब मतलब एप्लीकेशन किसको देते हो? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। तो ये तो एकदम सही है, ए तो सही है। बी बोलता है इन पब्लिक इशू देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। बोलता है पब्लिक इशू में कोई क्वेश्चन राइज नहीं होता ओवर सब्सक्रिप्शन का। सही तो गलत है, क्योंकि जब पब्लिक इशू करते हैं तो तीनों चीज हो सकती है उसमें। ऐसा भी है कि फुली सब्सक्राइब भी हो, ऐसा भी हो सकता है कि ओवर सब्सक्राइब हो जाए। मतलब हमने शेयर तो इशू किए 10,000, लोगों ने इन्वाइट कर दिया 12,000 शेयर्स के लिए, तो ये कंडीशन भी हो सकती है। और अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है। तो ये जो सिचुएशन है क्या गलत है? तो बोलता है इन पब्लिक इशू देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ये जो स्टेटमेंट क्या है रॉन्ग है। आगे भी देख लो, एंड इन राइट इशू द शेयर में बी अंडर सब्सक्राइब और द ओवर सब्सक्राइब लीडिंग टू द प्रोराटा अलॉटमेंट। ये चीज गलत है। आगे फिर बोलता है दी प्राइस जो है ना पब्लिक इशू का जनरली लेस देन द मार्केट प्राइस। बोलता है पब्लिक इशू का जो प्राइस रहेगा वो मार्केट प्राइस से क्या रहेगा? कम रहेगा। एंड इन राइट इशू द प्राइस इज डेलिबरेटली मेड लेस देन द मार्केट प्राइस। ये बात बिल्कुल सही है। बोलते हैं पब्लिक इशू का जो जनरल प्राइस होता है ना, पब्लिक इशू का वो जनरली क्या होता है? जो उसका मार्केट में रेट चल रहा है उसके मुकाबले में क्या रहेगा? हमेशा कम रहता है। ये बात बिल्कुल जो है वो क्या है ठीक है। और राइट इशू के अंदर प्राइस से जानबूझ के जो क्या रखा जाता है? जानबूझ के मार्केट प्राइस से कम रखा जाता है ताकि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वही उसको क्या कर ले? एक्वायर कर ले। तो ये बात तो क्या है? सही है, तो ये गलत नहीं है। एंड लास्ट बोलते हैं इन पब्लिक इशू कम्युनिकेशन ऑफ द इशू इज थ्रू प्रोस्पेक्टस और एडवर्टाइजमेंट एंड इन द राइट इशू द कम्युनिकेशन बिटवीन द कंपनी एंड द एग्जिस्टिंग मेंबर ऑफ द कंपनी। ये बात भी बिल्कुल क्या है? सही है, क्योंकि पब्लिक इशू के अंदर जब आप जनरल पब्लिक को अगर आप जब इंटीमेट करते हो कि हम लोग जो है वो शेयर इशू करें, तो कैसे करते हो? विद द हेल्प ऑफ द प्रोस्पेक्टस करते हो। आप एडवर्टाइजमेंट जो न्यूज़पेपर में निकालते हो और प्रोस्पेक्टस जारी करके उनको जो है वो क्या करते हो? इनवाइट करते हो। लेकिन राइट इशू के अंदर कंपनी प्रोस्पेक्टस जारी नहीं करती है, क्योंकि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही जो है वो क्या कर रही है? शेयर्स एलोकेट करने के लिए जो है वो ऑफर दे रही है। ठीक है ना? तो वहां पे उसको जो है वो राइट इशू करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रोस्पेक्टस इशू करने का जरूरत नहीं है। तो इसमें ए, सी और डी तीनों सही है। तो गलत जो है वो ओनली कौन सा? बी। तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा? बी ओनली बोले तो फर्स्ट। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है बेसिक मेथड ऑफ वैल्यूइंग द ह्यूमन एसेट। आपको याद है ह्यूमन, हम लोगों ने एचआरए पढ़ा, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का सबसे बेसिक मेथड जो होता है ना वो होता है कौन सा? एमोर्टाइजेशन का। हम लोग जो है वो क्या करते हैं, जितना भी खर्चा हमारे ह्यूमन रिसोर्स को क्या करने में, ह्यूमन रिसोर्स को रिक्रूट करने में, सिलेक्शन करने में, ट्रेन करने में, डेवलप करने में, जितना भी खर्चा आ गया उन सब खर्चे को क्या कर लो? ऐड कर लो। लाइक मान लो इस सब के ऊपर जो खर्चा आ गया वो आ गया एग्जाम्पल के तौर पर 30 लाख रुपीस। ठीक है, और उसको डिवाइड करेंगे किससे? डिवाइड करेंगे जितने साल वो एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बना रहेगा। मान लो वो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में बना रहेगा 30 इयर्स के लिए, तो हर साल जो है वो आप क्या करोगे? 1-1 लाख रुपए जो है P&L अकाउंट के अंदर चार्ज करते रहोगे। ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं क्या? एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन का मतलब क्या? कि जो भी कॉस्ट इंकर्ड हुई है उसको जो है टेन्योर के हिसाब से, जितना भी टेन्योर रह गया एम्प्लॉइज का, मतलब जो भी उसकी सर्विस ड्यू रह गई है उसके हिसाब से आप लोग जो है वो क्या करते रहोगे? उसको राइट ऑफ करते रहोगे। दैट इज नोन एज द एमोर्टाइजेशन। तो बोलता है बेसिक मेथड जो है ना जिसके थ्रू आप वैल्यू करते हो किसका? ह्यूमन रिसोर्स का, वो कौन सा मेथड है? दैट इज द एमोर्टाइजेशन, सेकंड मेथड। चलो जी आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है? फॉल्स है। इंडिकेट करो करेक्ट कोड। ठीक है, मतलब आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है? गलत है। पहला बोलता है नो कंपनी हैज टू फाइल एनी प्रिस्क्राइब्ड डिक्लेरेशन बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बोलता है अगर आपको बिजनेस को क्या करना है? कमेंस करना है, तो उससे पहले आपको कोई भी डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं है। गलत स्टेटमेंट है ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि जब कभी भी हम अपने बिजनेस को क्या करते हैं? कमेंस करते हैं, तो अपने को फॉर्म 20A जो है वो क्या करना पड़ता है? डिक्लेयर करना पड़ता है। तो मैंने यहां पे लिख भी दिया फॉर्म 20A इज अ डिक्लेरेशन दैट नीड टू बी फाइल। जो जरूरी है कि डायरेक्टर्स को फाइल करेंगे कंपनी को एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, इट शुड बी वेरीफाई। और ये जो फॉर्म 20A होगा जो रजिस्ट्रार को दिया जाएगा, ये फॉर्म 20A CA या CS से जो है वो क्या होना चाहिए? आपका वेरीफाइड भी होना चाहिए। तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी जो है वो क्या हो गई है? गलत हो गई है, क्योंकि पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है? नो कंपनी हैज टू फाइल एनी प्रिस्क्राइब्ड डिक्लेरेशन। किसी भी कंपनी को जो है कोई प्रिस्क्राइब्ड डिक्लेरेशन जो है इशू करने की जरूरत नहीं है। गलत। इशू की डिक्लेरेशन इशू करने की जरूरत है। क्यों? और कौन सा? फॉर्म 20A। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, एक कंपनी कैन रेटिफाई। अब बोलता है कंपनी कैन रेटिफाई। कंपनी जो है जो कॉन्ट्रैक्ट किसने किए थे? प्रोमोटर ने किए थे थर्ड पार्टी से। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी बिफोर इंफॉर्मेशन। तो बोलता है कि जो कंपनी है वो उनको बाद में रेटिफाई, मतलब उनके ऊपर अपनी सहमति दे सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो क्या गलत है, क्योंकि अगर मान लो प्रोमोटर ने कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले अगर कंपनी के बिहाफ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसके लिए प्रोमोटर खुद पर्सनली लायबल होता है, कंपनी जो है उसके लिए लायबल नहीं है। तो यहां पे क्या बोलता है देखो, द कंपनी कैन नॉट रेटिफाई। कंपनी जो है वो रेटिफाई नहीं कर सकती है प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट को एंड होल्ड द अदर पार्टी लायबल। द एजेंट हु कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए पर्सन प्रपोज कंपनी में समटाइम इनका पर्सनल लायबिलिटी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी क्या है आपकी? गलत है। थर्ड बोलता है द डेट मेंशन द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट जो आपको मिलता है उसके ऊपर जो डेट आपकी मेंशन होती है उसी को माना जाता है इज द डेट ऑफ द बर्थ ऑफ द कंपनी। ये बात बिल्कुल
सही है, तो ये तो आपका सही है, ये गलत नहीं है। एंड ए प्राइवेट कंपनी हैज टू फाइल ए सेटलमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्ट्रार, बोलता है प्राइवेट कंपनी को जो है वो सेटलमेंट स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस जो है जारी करना पड़ता है। अरे भाई जब वो पब्लिक इश्यू नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब उनको राइट ही नहीं है कि वो जो है वो क्या करे, आम जनता को जो है प्रोस्पेक्टस जारी करें, तो उनको स्टेटमेंट और ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस जारी करने की जरूरत नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो क्या है, रॉन्ग है। इसके बारे में लिखा मैंने, ए प्राइवेट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड, प्राइवेट कंपनी के लिए जरूरी नहीं है कि वो फाइल करे प्रोस्पेक्टस और सेटलमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्ट्रार। तो आंसर जो बनेगा इसका क्या बनेगा, कौन आपको बताना था कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो क्या है, फॉल्स है। पहली गलत है, ए गलत है, और आपका जो बी है वो गलत है, और डी गलत है। तो ए बी डी इज फर्स्ट। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलते हैं अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इन द प्रॉपर सीक्वेंस। जब कंपनी को जो है वो आप क्या करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, तो उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है कि कंपनी कैसे कैसे काम करेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है वो कंपनी का क्या होता है, प्रमोशन होता है। प्रमोशन के बाद में हम जो है वो क्या करते हैं, हम कंपनी का जो नेम है उसको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद में जो है कंपनी को क्या होगा, इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, फिर कैपिटल को सब्सक्राइब किया जाएगा, और लास्ट में जो है वो क्या होगा, कमेंसमेंट होगा किसका, बिजनेस का। तो ये आपके स्टेप होते हैं जो हमने लीगल एस्पेक्ट के अंदर भी आपको जो है वो पढ़ाए थे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो सीक्वेंस बनने वाला आपका 6 के अंदर वो क्या बनेगा, सबसे पहले प्रमोशन स्टेज, तो ए के बाद क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ नेम, ई, इसके बाद में क्या होगा, इनकॉर्पोरेशन स्टेज होगा, सी, इसके बाद में कैपिटल को सब्सक्राइब करेंगे, दैट इज बी, और लास्ट में जो है वो क्या होगा, कमेंसमेंट स्टेज, दैट इज डी। तो आंसर बनेगा ए ई सी बी डी, ए ई सी बी डी, दैट इज थर्ड। चलो जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है लिक्विडेटर आफ्टर रियलाइज द एसेट ऑफ द कंपनी। कंपनी को वाइंड अप करने के लिए कोर्ट जो है वो एक पर्सन को अपॉइंट करता है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, लिक्विडेटर। अब लिक्विडेटर कंपनी की सारी एसेट को बेचता है, सारी लायबिलिटी का पेमेंट करता है। तो बोलते हैं जब एक लिक्विडेटर ने सारी एसेट्स, कंपनी की सारी एसेट को क्या कर दिया, सेल आउट कर दिया, तो उसके बाद जो पैसा बचेगा अब उसको वो कैसे कैसे जो है उसको यूज करेगा पेमेंट करने में, तो उसके लिए बता रखा है। बोलता है द लिक्विडेटर आफ्टर रियलाइज द एसेट ऑफ द कंपनी शुड डिस्ट्रीब्यूट द प्रोसीड अमंग मेंशन्ड क्लेमेंट इन द फॉलोइंग ऑर्डर। सबसे पहले पेमेंट जो है वो जाएगा किसको, लीगल चार्जेस को, बिल्कुल सही बात है, सबसे पहला पेमेंट लीगल चार्जेस। फिर लिक्विडेटर जो वो लिक्विडेटर है उसी के रेमुनेशन की वो अपना रेमुनेशन निकाल लेगा, एंड कॉस्ट एक्सपेंस निकाल लेगा, बिल्कुल। उसके बाद में जो है फिर वो क्या होगा, जो वर्कमैन ड्यू है, जो सिक्योरिटी क्रेडिटर है, क्लेम ऑफ द सिक्योर वर्कमैन ड्यूज, तो ये भी प्रेफरेंशियल के अंदर फिर इनका पेमेंट होगा जी। फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का पेमेंट होगा जी। उसके बाद में अनसिक्योर्ड का होगा जी। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी सी डी ई, दैट इज द थर्ड। हालांकि इसके बाद का भी बता दो, अनसिक्योर्ड का पेमेंट होने के बाद में जो है आप पेमेंट होगा किसका, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का, और लास्ट में जो पेमेंट होगा वो किसका होगा, इक्विटी शेयर होल्डर का, ठीक है ना, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर का, और फिर लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर का। ये आपका जो है वो क्या होता है, ये आपका जो है वो सीक्वेंस होता है क्या करने का, जो प्रोसीड आपको रिसीव हुई है उसको यूज करने का। तो मतलब जो पैसा आपको रिसीव हो गया एसेट्स को सेल आउट करके, तो उसको जो है वो आप कैसे इस्तेमाल करेंगे लायबिलिटी अपने जो डेट्स है उनका पेमेंट करने में, तो ये आपका प्रॉपर सीक्वेंस होता है। तो आंसर जो बनेगा 7 का, दैट इज द थर्ड, ए बी सी डी ई। इसके बाद बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट अप्रोच। देखो दो तरह की मैनेजमेंट अप्रोच होती है, एक होती है आपकी ट्रेडिशनल और एक है कौन सा, मॉडर्न। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, पहले ये समझा दूं थोड़ा सा। देखो जी, ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर बेसिकली आपके 5 मेजर स्टेप आते हैं। वो क्या क्या आएंगे, उसमें आएगा बेसिकली आपका क्या, सबसे पहले रॉ मटेरियल को परचेज करना, फिर रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चरिंग करना, फिर मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद में जो है फिर क्या, शिपमेंट करना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, और लास्ट में क्या, सोल्ड टू द एंड कस्टमर। तो ये काम जो है ये सब आता है किसमें, ट्रेडिशनल के अंदर। और जो आपके मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ना, उसके अंदर आ गया आपका वो सारी की सारी कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी, बेसिकली जिसके अंदर एआई को हम लोग यूज करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो वो मॉडर्न सप्लाई चैनल जो है वो क्या है, हियर आर समथिंग द मॉडर्न सप्लाई चैनल और द मॉडर्न एससीएम इज फोकस ऑन। वो क्या, यूज ऑफ टेक्निक। जो मॉडर्न सप्लाई चैनल्स हैं वो यूज करते हैं किसका, टेक्नोलॉजी का। वो यूज करते हैं किसको, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट करके चलते हैं। वो पार्टनरशिप के ऊपर फोकस करते हैं, मतलब अपने जो बेसिकली अगर हम बात करते हैं जो सप्लायर्स हैं उनके साथ में हम लोग जो है वो क्या करते हैं, उनके साथ में डील करके चलते हैं पहले से, कि जब हम आपको बोलेंगे आप हमें सामान प्रोवाइड करवा दीजिएगा। कस्टमर पे फोकस करते हैं, सर्विस एंड स्प्रेड ओरिएंटेड। तो ये सब जो है वो ये टेक्निक है किसका, मॉडर्न सप्लाई चेन का। अब क्वेश्चन जो है वो देखो क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा अप्रोच जो मतलब कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट अप्रोच को। ट्रेडिशनल को कौन बता रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहला इंडिपेंडेंट इन्वेंटरी मैनेजमेंट एफर्ट, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इंडिपेंडेंट तरीके से आप इन्वेंटरी को मैनेज कर रहे हो।
मॉडर्न के अंदर क्या होता है, हम पार्टनरशिप के थ्रू मतलब उनके साथ में मिल करके जो है वो इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं। तो इंडिविजुअल इन्वेंट्री मैनेजमेंट एफर्ट जो है वो किसका पार्ट है, ट्रेडिशनल का। मिनिमाइज द फर्म कॉस्ट, आपका मेन फोकस यहां पे किस पे, मिनिमाइज फर्म की कॉस्ट को क्या करना, मिनिमाइज करना, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये भी किसका पार्ट है आपका, ट्रेडिशनल का। अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग और मॉनिटरिंग, ये जो है वो आता है किसके अंदर, आपके मॉडर्न अप्रोच में, ये ट्रेडिशनल का पार्ट नहीं है। स्मॉल ब्रेथ ऑफ द सप्लायर बेस्ड ऑन द इंक्रीज कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन को बढ़ा लेंगे, मतलब उनके साथ में आप क्या कर लेंगे, पार्टनरशिप कर ले। पार्टनरशिप का मतलब यहां पे वो नहीं है कि मतलब हम लोग जो है वो आपस में अब क्या करेंगे, साझेदारी करके और प्रॉफिट का बंटवारा करेंगे, नहीं। पार्टनरशिप का यहां पे मतलब ये है कि आप उनके साथ में अच्छे रिलेशन मेंटेन करोगे, ताकि वो जब कभी भी आपको जो है वो मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो तो वो आपको इमीडिएटली मटेरियल प्रोवाइड करवा दे और बिना किसी टाइम लैग के, ठीक है ना। तो आंसर जो बनेगा ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक में वो क्या आएगा, ए एंड बी। ए एंड बी जो है वो ऑप्शन आपका फर्स्ट में। चलो जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया और बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स स्टैंड ट्रू व्हाइल प्रिपेयरिंग शेड्यूल चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो बोलते हैं जब आप शेड्यूल बनाते हो चेंज इन वर्किंग कैपिटल का, तो इनमें से कौन कौन से पॉइंट जो है वो क्या है, ठीक है। अब ये देखो एक बार, देखो वर्किंग कैपिटल किसके बराबर होता है, वर्किंग कैपिटल जो है वो होती है इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस में करंट लायबिलिटी। ओके जी सर। अब ये देखिएगा जितना करंट एसेट और वर्किंग कैपिटल में पॉजिटिव रिलेशन होता है, मतलब अगर करंट एसेट बढ़ेगी तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी, करंट एसेट कम होगी तो वर्किंग कैपिटल भी कम होगी, और करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल में नेगेटिव रिलेशन होता है। इसका मतलब अगर करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो वर्किंग कैपिटल कम होती है और करंट लायबिलिटी के कम होने पर वर्किंग कैपिटल बढ़ती है। तो पहले तो यार रिलेशन बता दिया कि अगर करंट एसेट बढ़ती है तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी, करंट एसेट कम तो वर्किंग कैपिटल कम। और करंट लायबिलिटी से जो रिलेशन है वो क्या है, अगर करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो वर्किंग कैपिटल कम होती है और करंट लायबिलिटी के कम होने पर वर्किंग कैपिटल बढ़ती है। ओके, अब इनमें से बताने की कौन सी जो रूल है वो क्या है आपका सही है। पहला, एन इंक्रीज इन द करंट एसेट इंक्रीज ऑफ वर्किंग कैपिटल, बिल्कुल सही बात है। अगर करंट एसेट आपकी बढ़ेगी तो वर्किंग कैपिटल भी क्या होगी, बढ़ेगी। दूसरा, इंक्रीज इन द करंट एसेट डिक्रीज ऑफ वर्किंग कैपिटल, नो। इंक्रीज इन द करंट लायबिलिटी डिक्रीज ऑफ वर्किंग कैपिटल, बिल्कुल सही बात है। अगर करंट लायबिलिटी आपकी बढ़ेगी तो आपकी वर्किंग कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होगी। एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी डिक्रीज ऑफ वर्किंग कैपिटल, नो, ये भी आपका गलत है। तो आंसर जो बनेगा 9 का वो क्या बनेगा, ए एंड सी फर्स्ट। चलो जी आगे नेक्स्ट। अब यहां पे आगे आपके कुछ परचेज कंसीडरेशन के आपको जो है वो मेथड दे रखे हैं, ठीक है। तो जब अमलगमेशन होता है तो अमलगमेशन के अंदर जो परचेजिंग कंपनी होती है वो दूसरी छोटी कंपनी को, टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर को जो है वो कुछ पेमेंट करते हैं, उस पेमेंट को बोलते हैं हम लोग क्या, परचेज कंसीडरेशन। मतलब अगर आपने किसी दूसरी कंपनी को जो है एक्वायर कर लिया तो उसके शेयर होल्डर को आपके द्वारा जो पेमेंट किया जाएगा उसको बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन। और परचेज कंसीडरेशन कैसे कंप्यूट करेंगे, उसके 4 मेथड होते हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले लमसम मेथड। अगर बात करूंगा लमसम मेथड का, अब लमसम मेथड जो है वो कौन सा है, अब जब ये चीज आ जाए ना तो आपको क्या करना है, आपको पहले ये चीजें पढ़नी होती हैं, ठीक है ना। कि आप इसको पढ़ो और देखो ये इसमें जो स्पेसिफिकेशन है वो किस मेथड के। अब सबसे पहला जो है वो क्या, कैलकुलेट बाय एड अप द टोटल अमाउंट ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड कैश रिसीव फ्रॉम द परचेजिंग कंपनी फॉर द शेयर होल्डर ऑफ द वेंडर कंपनी। ये कौन सा है, इसको बोलते हैं आप लोग क्या, दिस इज द नेट पेमेंट मेथड। तो नेट पेमेंट मेथड के अंदर हम लोग क्या लेते हैं कि कंपनी के द्वारा, मतलब बड़ी कंपनी के द्वारा, एक्वायरिंग कंपनी के द्वारा जो है वो एक्वायर्ड कंपनी के शेयर होल्डर को जो कुछ भी दिया गया वो सब आपके पीसी के अंदर ऐड होगा। तो सी का जो बनेगा वो क्या बनेगा, 1। ओके। दूसरा, ऑन द बेस ऑफ द रेशियो इन विच द शेयर ऑफ द ट्रांसफरिंग कंपनी आर टू बी एक्सचेंज फॉर द शेयर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी। ये कौन सा आता है, इसको बोलते हैं स्वैप रेशियो मेथड। तो डी का जो बनेगा वो क्या बनेगा, 2। डी का 2 बनेगा। आगे, अमाउंट टू बी पेड बाय द ट्रांसफर कंपनी टू ट्रांसफर कंपनी फॉर द अमलगमेशन ऑफ बिजनेस, सीधा अमाउंट पे कर दिया। ये क्या है, ये है आपका लमसम मेथड, इसका बनेगा 3rd। और लास्ट जो है वो कौन सा आपका, debt arrive at the agreed value of the asset taken over and deduct from the agreed value of the liability। ये है आपका कौन सा, नेट एसेट मेथड 4। तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा, 10th का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 2nd। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो ये देख लो एक बार। ओके, चलो जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है अकॉर्डिंग टू AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 जो है वो है किसका, वो है आपके इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। तो बोलते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट शुड बी इंक्लूड इन द वैल्यूइंग द इन्वेंट्री ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो इनमें से कौन सी कॉस्ट को जो है वो आप इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के अंदर ऐड करोगे। तो देखो जब कभी भी आपको वैल्यूएशन करनी होती है इन्वेंट्री का, तो इन्वेंट्री कॉस्ट के अंदर आप इंक्लूड करेंगे कॉस्ट ऑफ परचेज को, मतलब जिस रेट के ऊपर आपने जो है वो इन्वेंट्री को परचेज किया, इसके अंदर उस पर कोई टैक्स लगा है, कोई ट्रांसपोर्ट को चार्जेस आए हैं, कोई हैंडलिंग कॉस्ट आई है, वो भी इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये सब लेना है नेट ऑफ डिस्काउंट करके, मतलब अगर आपको परचेज प्राइस पे अगर डिस्काउंट मिल गया तो उसको आप रिड्यूस कर लेंगे। दूसरा, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन जो है, मतलब फिक्स और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, इसको भी हम जो है वो इसके अंदर क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। और जो अदर कॉस्ट होती है जो आप लेके आते हैं किसको, इन्वेंट्री को अपनी प्रेजेंट लोकेशन पे और प्रेजेंट कंडीशन में बनाए रखने के लिए, उसको भी क्या करते हैं, ऐड। लेकिन इन्वेंट्री कॉस्ट में ये सब खर्चे जो है वो ऐड नहीं करते, लाइक एबनॉर्मल वेस्टेज हो गया,
ठीक है, तो उसको इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में इंक्लूड नहीं करते। स्टोरेज कॉस्ट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हो गया, सेलिंग कॉस्ट हो गया, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंसेस हो गया एंड इंटरेस्ट कॉस्ट, इनको जो है वो आप इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के अंदर इंक्लूड नहीं करते, ठीक है ना। अब यहां पे जो है वो क्या क्या आएगा देखो, तो बोलते हैं AS2 के हिसाब से फॉलोइंग कॉस्ट शुड बी इंक्लूड इन वैल्यूइंग द इन्वेंट्री ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब कौन कौन सी कॉस्ट है, तो एक तो फ्रेट एंड इंश्योरेंस, बिल्कुल सही बात है, अगर आपने इन्वेंट्री को परचेज करते हुए कोई भी फ्रेट चार्जेस पे किए तो वो उसकी कॉस्ट में इंक्लूड होगा। कैरेज आउटवर्ड, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये कौन सा है, जो कैरेज आपने क्या किया, आपके आउटवर्ड मतलब जो खर्चा आया किस पे, सामान को निकालने पर, मतलब ये सेल्स एक्सपेंडिचर है, इसको इन्वेंट्री की वैल्यू के अंदर ऐड नहीं करेंगे। दूसरा जो है वो क्या, डेप्रिसिएशन फैक्ट्री प्लांट, इसको हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि फैक्ट्री प्लांट जो है, फैक्ट्री जो आपका मटेरियल है वो कहां, फैक्ट्री के अंदर तो है, तो उसके डेप्रिसिएशन का एक एलोकेशन पार्ट जो है वो इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि जनरल ओवरहेड जो है वो आपके P&L अकाउंट में जाते हैं, वहां पे चार्ज किए जाते हैं, उसको जो है इन्वेंट्री की वैल्यू के अंदर आप इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ये भी नहीं आएगा। आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, A एंड C। फोर्थ, चलो जी आगे नेक्स्ट, बोलता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, एक होता है DTA डेफर्ड टैक्स एसेट, एक होता है DTL डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अब ये दोनों जो है वो एक्चुअल एसेट या एक्चुअल लायबिलिटी नहीं होती है, इनका मतलब जो है वो क्या होता है, देखिए कई बार क्या होता है, हमारी अकाउंटिंग इनकम कुछ और होती है और हमारे बिजनेस इनकम जो है वो, मतलब अकाउंटिंग इनकम कुछ और है, टैक्सेबल इनकम कुछ और है, तो उस केस में जो है DT और DTL का कॉन्सेप्ट आता है। जैसे मैं आपको बता देता हूं एक बार, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो आपकी अकाउंटिंग मतलब आपने क्लेम किया कि आपकी इनकम जो है वो कितनी है 10 लाख रुपए, लेकिन जो है वो इनकम टैक्स अथॉरिटी बोली कि नहीं आपकी इनकम जो है वो कितनी मानी, उन्होंने आपकी बार 9 लाख मानी है। अब उन्होंने आपकी इनकम 9 लाख मानी है, तो नेचुरल बात है वो टैक्स लेंगे आपसे किस पे, वो 9 लाख पे लेंगे। मान लो सीधा फ्लैट टैक्स का रेट है मान लो 10% का, तो वो आपसे टैक्स लेंगे 9 लाख पे, जबकि आपने खुद ने क्या बोला आपकी इनकम कितनी है 10 लाख रुपए, तो उन्होंने आपकी एक बार अभी के लिए 1 लाख रुपए की इनकम को जो है वो क्या कर दिया, मतलब उसको डेफर कर दिया, मतलब उन्होंने आपके 1 लाख की जो इनकम आपने क्लेम की थी उसको जो है वो क्या कर दिया, डिसअलाउ कर दिया। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आगे उस पर टैक्स नहीं लगेगा, जो इनकम उन्होंने अभी छोड़ दी तो नेचुरल बात है अगले साल जो है उसके ऊपर क्या लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। तो ये तो मुझे कंफर्म हो गया ना कि मेरे अकॉर्डिंग टैक्स कितना बनता था, 9 लाख पे 10%, मेरे अकॉर्डिंग जो टैक्स बनता था मेरा वो बनता था 1 लाख रुपया, 10 लाख पे 10% कितना 1 लाख। लेकिन जो है मेरे अकॉर्डिंग टैक्स ये था, मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, लेकिन जो है इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है उन्होंने मुझसे अभी टैक्स कितना लिया 90,000, तो क्या 10,000 रुपए जो टैक्स का मेरा अभी नहीं लगा, क्या वो फ्यूचर में लगेगा, बिल्कुल लगेगा, और अगर वो फ्यूचर में लगेगा तो उसी को बोलते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो मैंने यहां लिखा सो टैक्स कम लगा, अभी जो है वो कितना 10,000 रुपए से आपका जो टैक्स है वो क्या लगा, कम लगा, तो 1 लाख की इनकम पर, ठीक है ना, बट वो फ्यूचर में आपको क्या करना पड़ेगा, कम पे करना पड़ेगा। सो आज जो है आपकी क्या हो जाएगी, लायबिलिटी रद्द हो जाएगी, ठीक है ना। तो आइए इसको बोलते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और अगर मान लो आज अगर आपने टैक्स ज्यादा पे कर दिया तो फ्यूचर में कम पे करना पड़ेगा, तो आज जितना टैक्स आपने ज्यादा पे किया उसको बोलते हैं आप लोग क्या, डेफर्ड टैक्स एसेट। तो बोलते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो है वो क्या है, इज द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन द टेम्परेरी डिफरेंस बिटवीन द अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम। बिल्कुल सही बात है, जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है वो क्या होता है, ये वो टैक्स का अमाउंट है जो टेम्परेरी डिफरेंस आ गया किसमें, अकाउंटिंग इनकम में और टैक्सेबल इनकम में। ये तब अराइज होगा जब अकाउंटिंग इनकम जो है वो क्या है, ज्यादा है किससे, टैक्सेबल से। बिल्कुल सही बात है, अगर टैक्सेबल इनकम जो है वो कम है, अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है, तो मेरे अकॉर्डिंग टैक्स ज्यादा बनना चाहिए था, बट इनकम टैक्स अथॉरिटी ने अभी टैक्स जो है वो क्या लिया, कम लिया। बट दैट डजंट मीन कि वो फ्यूचर में लेंगे ही नहीं, जो उन्होंने टैक्स आज छोड़ा वो फ्यूचर के अंदर मुझसे चार्ज करेंगे, तो मतलब वो एक लायबिलिटी मेरी जो है वो अराइज होगी, डेट लायबिलिटी इज नॉट द डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो ये बात बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट तो करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड क्या बोलते हैं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और डेफर्ड टैक्स एसेट आर ओनली बुक एंट्री, ये जो है वो ओनली क्या है, बुक एंट्री, दे आर नीदर एक्चुअल लायबिलिटी नॉर एक्चुअल एसेट। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है, क्योंकि ना तो ये एक्चुअल में पे करना और ना ही यहां से आपको कुछ पैसा क्या होगा, रिसीव करेगा। ये तो ओनली एंड ओनली जो है वो आपने किताबों के अंदर एंट्री करने के लिए इसको जो है रिकॉर्ड करते हैं। तो ये बात स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। तो 12th का जो आंसर बनेगा वो क्या, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। फर्स्ट आगे आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हेन द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी इन द होल्डिंग कंपनी बैलेंस शीट इज मोर देन द बुक्स वैल्यू ऑफ द नेट एसेट एक्वायर्ड, तो डिफरेंस जो है वो क्या होगा। तो बोलता है अगर आपने जो है जो आपने इन्वेस्टमेंट जो शो किया, इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडरी इन द होल्डिंग कंपनी, ठीक है, वो क्या है, ज्यादा किसे, बुक वैल्यू ऑफ द नेट एसेट एक्वायर्ड, मतलब आपने जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब आपने नेट एसेट एक्वायर्ड करी है एग्जांपल के तौर पे 1 लाख रुपए की, ठीक है, और जबकि आपने उसके लिए पेमेंट जो है इन्वेस्टमेंट के लिए जो इस 1 लाख की ये जो नेट एसेट है आपकी, और इसको एक्वायर करने के लिए आपने पेमेंट कर दिया मान लो 1,05,000 रुपए का। अब आप तो ये बोलोगे ना कि मेरी इन्वेस्टमेंट जो कितनी है,
आप तो ये बोलोगे मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो कितनी 1,05,000 की, और जबकि एक्चुअल में बुक्स वैल्यू आई, मतलब जो एसेट्स की बुक वैल्यू जो है वो कितनी है आपकी 1 लाख। तो ये जो 5,000 रुपया फालतू जो आपने पे किया है, इस 5,000 रुपए को जो है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, गुडविल ऑन कंसोलिडेशन। तो 13 का आएगा क्या, सेकंड। तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट जो आपने पे कर दिया दैट इज नॉट द गुडविल ऑन कंसोलिडेशन। आगे 14 बोलता है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड ट्रिब्यूनल में ऑर्डर फॉर द वाइंड अप ऑफ द कंपनी। बोलता है इनमें से किस ग्राउंड के ऊपर ट्रिब्यूनल जो है वो वाइंड अप का ऑर्डर जो है वो क्या कर देगा, जारी कर देगा कंपनी को, मतलब कंपनी को बंद करने का ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। किस ग्राउंड पे, पहला ग्राउंड है पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, अगर मान लो कंपनी एसआर पास करती है वाइंड अप करने के लिए तो भी ट्रिब्यूनल को जो है वो ऑर्डर पास करना पड़ेगा। दूसरा कंडक्टिंग अफेयर इन द फ्रॉडुलेंट मैनर, अगर कंपनी के जो अफेयर्स है वो फ्रॉडुलेंट मैनर के अंदर जो है वो क्या किए जा रहे हैं, कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो भी कंपल्सरी डिसोल्यूशन का ऑर्डर आ जाएगा। तीसरा रिडक्शन द मेंबरशिप, अगर मान लो जो स्टैट्यूटरी मिनिमम नंबर थे अगर उससे भी क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, मतलब पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर की रिक्वायरमेंट है और प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 की, और अगर आपके जो मेंबरशिप है वो इनसे क्या होगी, कम होगी, तो भी कंपनी को कंपल्सरी बंद किया जाएगा। एंड इनएबिलिटी टू पे डेट, अगर कोई कंपनी जो है वो अपने डेट का भुगतान करने में क्या होगी, इनेबल हो गई है, तो इस केस के अंदर भी हम लोग जो है वो कंपल्सरी क्या करेंगे, वाइंड अप करेंगे कंपनी को। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी सी डी, दैट इज द थर्ड ऑप्शन। आगे आइएगा, बोलता है नेट प्रॉफिट जो है पार्टनरशिप बिजनेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, पार्टनरशिप बिजनेस की बात कर रहा है और बोलता है पार्टनरशिप बिजनेस का जो नेट प्रॉफिट है आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर इनकम टैक्स पेमेंट करने के बाद, ये नेट प्रॉफिट कौन सा है, आफ्टर टैक्स है। कितना है, 5 साल का दे रखा है 80,000, 1 लाख, 1,20,000, 1,25,000 और 2 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कंपनी की कितनी है, 10 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कितना है, 10%। वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है एन्युटी मेथड के बेस पर। 3 मेथड तो आपको मैंने करवाया और एक चौथा मेथड और होता है जिसको बोलते हैं आप लोग एन्युटी मेथड। तो गुडविल कंप्यूट करने के, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, गुडविल कंप्यूट करने के टोटल मिला के कितने मेथड है, 4 मेथड है। अभी देखते हैं। तो बोलता है अगर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो है 10% की रेट से अगर 5 साल का कितना 3.7907 है, तो इसके हिसाब से बताना है कि गुडविल क्या होगा। तो देखो जी, पहली बात तो ये वेरियस मेथड जो है कैलकुलेट करने के लिए गुडविल को, वो कितने मेथड है, 4। एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड जिसमें फॉर्मूला क्या था, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट मेथड जिसका फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। कैपिटलाइजेशन मेथड इसमें 2 तरीके से होता है, एक है कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट, और एक है कौन सा, एन्युटी। एन्युटी मेथड के हिसाब से गुडविल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज सुपर प्रॉफिट, जो भी सुपर प्रॉफिट है वो ले लो, उसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी इससे, ठीक है ना। अब यहां पे देखो आपको जो है वो दिया हुआ है क्या, आपको दिया हुआ है कंपनी के 5 साल का प्रॉफिट, ठीक है। अब आपको मालूम है सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये जो 5 साल का प्रॉफिट है इसको ऐड करो, डिवाइड बाय 5 कर दो। 5 साल के प्रॉफिट को ऐड करके डिवाइड बाय 5 किया तो ये 1,25,000 आ गया आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया, और इसमें से माइनस करेंगे किसको, आपके नॉर्मल प्रॉफिट को। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड जो है आज की डेट में वो आपकी कितनी, ये कितनी है, 10 लाख, इसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना, 10%, तो कितना हो गया ये 1 लाख। तो सुपर प्रॉफिट लोग कमा रहे हैं 1 लाख रुपए और आप कमा रहे हो 1,25,000, तो आपने लोगों से कितना एक्स्ट्रा कमाया, मतलब नॉर्मल के कितना बियॉन्ड प्रॉफिट कमाया, 25,000। ये आपका क्या आ गया, 25,000 इज द सुपर प्रॉफिट, ठीक है ना। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब ये 25,000 जो आपका सुपर प्रॉफिट आ गया, अब आप क्या करोगे, अब आप फॉर्मूला में पुट कर दो। तो फॉर्मूला जो है वो क्या बोलता है सर, फॉर्मूला बोलता है वैल्यू ऑफ गुडविल का एवरेज सुपर प्रॉफिट इनटू में जो आपका प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर है वो, तो कितना है 25,000, और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर जो है वो बुक में गिवन था कितना 3.797। तो क्वेश्चन में ये 3.797 आपको दिया हुआ है, इससे मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 94,925। तो आंसर जो है वो क्या, अप्रोक्स 94,770, दैट इज द थर्ड ऑप्शन। ओके जी सर, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है न्यू इशू डेट और शेयर विल इनवेरिएबली इन्वॉल्व फ्लोटेशन कॉस्ट। जब भी कोई कंपनी जो है वो नए शेयर्स को इशू करती है या फिर नए डेट को, डिबेंचर्स को इशू करती है, तो उनमें फ्लोटेशन कॉस्ट आती है कंपनी की, ठीक है। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन कौन सी फ्लोटेशन कॉस्ट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले लीगल फीस, क्या फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, बिल्कुल। जो लीगल चार्जेस मान लो आप एडवोकेट को या ये कोर्ट फीस को पे कर रहे हो तो वो आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये भी फ्लोटेशन कॉस्ट का पार्ट है। ब्रोकरेज आप पे करते हो, ये भी फ्लोटेशन कॉस्ट है। अंडरराइटिंग कमीशन कॉस्ट है। रिस्क प्रीमियम, ये रिस्क प्रीमियम क्या फ्लोटेशन कॉस्ट का पार्ट है, नहीं सर ये फ्लोटेशन कॉस्ट का पार्ट नहीं होता। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी सी डी, दैट इज द थर्ड ऑप्शन। यहां पे बता रखा है फ्लोटेशन कॉस्ट आर इंकर्ड बाय द पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी। पहली बात तो फ्लोटेशन कॉस्ट किसको इंकर्ड करनी पड़ती है, पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी को, जब वो इशू करती है नई सिक्योरिटी, और इंकर करती है किसको, एक्सपेंस को, सच एज अंडरराइटिंग फीस हो गया, लीगल फीस हो गया, रजिस्ट्रेशन फीस हो गया, एक्सेट्रा। कंपनी मस्ट कंसीडर द इंपैक्ट। अब कंपनी जो है जब भी कंपनी नए शेयर को इशू करती है तो कंपनी इनका भी इंपैक्ट जो है उनके प्राइसिंग के ऊपर जो है उसको नापना चाहिए।
चलो जी आगे। अब यहां पे आपको देखें मेथड ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल के और उनकी कुछ एक्सप्लेनेशन है, हालांकि मैंने यहां पे कुछ एक्स्ट्रा भी आपको करवा दिया है। जेआईटी जस्ट इन टाइम जो है वो आपको मालूम है, और ये क्या बोलता है कि जब कभी भी आपको मटेरियल का रिक्वायरमेंट हो उसी टाइम पे आप उसको परचेज कीजिएगा, मतलब आपको एक्सेस में इन्वेंटरी उनकी स्टोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक था एबीसी, ठीक है, ये एबीसी एनालिसिस जो है वो इन्वेंटरी वैल्यूएशन कंट्रोल का है, ये वो नहीं है जो आपने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ा, वो नहीं। एबीसी में हम क्या करते हैं, वैल्यू के हिसाब से देखते थे कि जो सबसे महंगा सामान जो है ना उसको आप जो है उसके ऊपर कंट्रोल ज्यादा करोगे, जो सबसे सस्ता सामान है उसके ऊपर कंट्रोल क्या होंगे, कम होंगे। इसके बाद एक है ये एफएनएनडी, एफएसएनडी और एक है वीडी। पहले मैं इनको समझा देता हूं आपको एक बार, आओ। एबीसी एनालिसिस की अगर मैं बात करता हूं, एबीसी, तो एबीसी जो है वो क्या है, एबीसी है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। अब ऑलवेज बेटर कंट्रोल किसके बेस पर होता है, बोलता है इन्वेंटरी आइटम आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर एनुअल यूसेज वैल्यू इन द मॉनेटरी टर्म्स इन द मॉनेटरी वैल्यू। अब एक क्लास के अंदर जो है वो कौन से आएंगी, वो आइटम जो वैल्यू के अंदर सबसे ज्यादा है, मतलब ये लगभग 75% कॉस्ट को जो है वो क्या करती है, कंसीडर करती है। बी के अंदर जो है वो कौन से आएंगी, जो वैल्यू के अंदर थोड़ी सी उसके मुकाबले क्या है, कम है। और सी में सबसे जो सस्ती वैल्यू वाली होती है वो सी के अंदर आएंगी, ठीक है जी। इसके बाद एक होता है वीडी एनालिसिस। वीडी जो है वो है किसका, वो है वाइटल असेंशियल डिजायरेबल। मतलब यहां पे जो इन्वेंटरी जो है ना आपकी, उसको 3 पार्ट में जो है वो क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड। तो बोलता है इन्वेंटरी आइटम आर क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ देयर क्रिटिकलिटी, मतलब अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग स्टॉक आउट, ठीक है। अब एक है वाइटल, वाइटल कौन सी होती है, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया आपने, मतलब जो इन्वेंटरी आपके पास अवेलेबल है उसके अंदर आने वाले जो गुड्स है आपके अलग अलग, तो उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक है आपका वाइटल, एक है एसेंशियल और एक है कौन सा, डिजायरेबल। सबसे पहले वाइटल, वाइटल में क्या आएगा, विदाउट विच वाइटल गुड्स, तो वो है विदाउट विच द प्रोडक्शन प्रोसेस वुड कम टू स्टैंड स्टिल, मतलब वाइटल के अंदर वो सब गुड्स आएंगे जिनके बिना प्रोडक्शन तो आपका क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। एसेंशियल में क्या, इनकी नॉन अवेलेबिलिटी विद एडवर्सली अफेक्ट करेगा एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम, इट शुड बी गिवन सेकंड प्रायोरिटी, इनको सेकंड प्रायोरिटी देंगे। और एक होता है कौन सा, डिजायरेबल, ये कौन सी होती है, विदाउट विच द प्रोसेस इज अनअफेक्टेड, मतलब ये अगर गुड्स नहीं है तो आपका प्रोसेस जो है उसके ऊपर अफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ये अच्छा है कि आपके पास में वो ज्यादा हो तो आपकी एफिशिएंसी और भी अच्छी हो जाएगी। मतलब 3 तरह के गुड्स हो गए। एक है वाइटल, वाइटल गुड्स में अगर कोई गुड्स वाइटल गुड्स की कैटेगरी में आ गया, इसका मतलब अगर वो नहीं आपके बिजनेस के अंदर तो आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। दूसरा असेंशियल, असेंशियल भी बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जो है वो क्या है, जरूरी है और इसका प्रोडक्शन सिस्टम के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। और तीसरा जो है डिजायरेबल, डिजायरेबल गुड्स वो है हो तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो आपके प्रोडक्शन एंटिटी के ऊपर आपके जो है इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इसके अलावा एक और जो आपके पास टेक्निक है वो है एसडीई एनालिसिस, ये है स्कार्स, डिफिकल्ट, इजिली अवेलेबल। इसके अंदर आप लोग जो है वो क्या करते हो, दिस टाइप ऑफ एनालिसिस यूजफुल इन द स्टडी ऑफ दोज आइटम व्हिच आर स्कार्स इन अवेलेबिलिटी, जिनके स्कार्सिटी है तो उसके लिए आप लोग जो है वो एसडीई एनालिसिस करते हो। एस से आएगा स्कार्स, स्कार्स का मतलब क्या, इंपोर्टेड आइटम व्हिच आर जनरली इन शॉर्ट सप्लाई, उसको बोलते हैं स्कार्सिटी, मतलब जिसकी कमी है, ठीक है ना। दूसरा डिफिकल्ट में दीज आर अवेलेबल इन मार्केट बट नॉट ऑलवेज ट्रेसेबल और इमीडिएटली सप्लाइड। और ई में आएगा इजिली, इजिली अवेलेबल, जो प्रोडक्ट इजिली मार्केट में अवेलेबल है उसको किस कैटेगरी में डालोगे, ई में। तो एसडीई एनालिसिस समझ जाना वो क्या है, एस से स्कार्स, जिनकी कमी है बिल्कुल ही, जो मार्केट के अंदर भी अवेलेबल नहीं है। एक है डिफिकल्ट, डिफिकल्ट में ये मार्केट में अवेलेबल है लेकिन इसको हम ट्रेस नहीं कर सकते हैं या इमीडिएटली सप्लाई नहीं हो सकता। और एक है कौन सा, इजिली, ई से इजिली अवेलेबल, इजिली अवेलेबल में वो आएगा वो सामान जो मार्केट के अंदर इजिली अवेलेबल है वो आएगा किसके अंदर, ई कैटेगरी में। इसके बाद एक होता है एचएमएल एनालिसिस, ये भी थोड़ा ध्यान देना। एचएमएल एनालिसिस जो है वो किसके बेस पर है, ये भी देखने में एबीसी टेक्निक जैसा ही है, लेकिन यहां पे जो है पर यूनिट के बेस पर आप डिसीजन मेकिंग करते हो। तो बोलते हैं दिस टाइप ऑफ एनालिसिस सिमिलर टू एबीसी एनालिसिस एक्सेप्ट दैट कॉस्ट पर आइटम इज टेकन, तो यहां पे कॉस्ट पर आइटम को जो है आप लेकर चलते हो। अब यहां पे जो है आपने गुड्स का कैटेगरी बना दिया एचएमएल, एच से जो है वो क्या आएगा, हाईएस्ट आइटम जिसकी यूनिट कॉस्ट है वो सबसे हाई है या जो मैक्सिमम है उसको टॉप प्रायोरिटी दिया जाएगा। एक है एम, एम बोलते हो मीडियम, आइटम जिसकी यूनिट कॉस्ट है वो क्या, मीडियम वैल्यू की। और एक है लो, एल आइटम जिसकी यूनिट कॉस्ट है मतलब पर यूनिट कॉस्ट है वो क्या है, लो। तो जिस स्टॉक की पर यूनिट कॉस्ट सबसे हाई है वो आएगा एच कैटेगरी में, जिसकी पर यूनिट कॉस्ट मीडियम है वो आएगा एम कैटेगरी में, और जिसकी पर यूनिट कॉस्ट बिल्कुल कम है वो आएगा एल कैटेगरी में। इसके अलावा एक और टेक्निक भी है स्टॉक टेकिंग का, दैट इज द एफएसएनडी। एफएसएनडी एनालिसिस जो है उसको किस नाम से हम डिनोट करते हैं, फास्ट, स्लो, नॉन मूविंग, डेड आइटम। यहां पे इनका जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो किया जाएगा किसके बेस पर, उनके यूसेज के बेस पर, डिसेंडिंग ऑर्डर में। फास्ट मूविंग आइटम कौन सी होती है, ये वो है जो शॉर्ट टाइम के अंदर ही खत्म हो जाएंगे, कंज्यूम हो जाएंगी, ठीक है। एक है नॉर्मल मूविंग आइटम, ये वो है जो 1 साल के अंदर कंज्यूम करेंगे। एक है स्लो मूविंग आइटम जो 2 से 3 साल के अंदर आप लोग उसको कंज्यूम करेंगे। और एक है डेड आइटम जिसका कंजम्पशन जो है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, नील होता है। इट कैन ऑल्सो बी टेकन एज ऑब्सोलीट
आइटम, ठीक है ना। तो फास्ट मूविंग गुड्स कौन सी होती है, फास्ट मूविंग कैटेगरी में कौन सी आएंगी, जो इमीडिएटली जैसे आप लेके आएंगे तो आप उसको क्या कर लोगे, कंज्यूम कर लोगे। नॉर्मल में जिसको आप लगभग साल एक के अंदर कंज्यूम करोगे, और स्लो मूविंग के अंदर जिसको 2 साल 3 साल 4 साल तक आप उसको चलाओगे। और एक है कौन सा, डेड आइटम, कंजम्पशन ऑफ विच आइटम आर ऑलमोस्ट नील, ठीक है। अब इसके बेस पर आपको जो है वो डिफरेंस ये बताना था। JIT जस्ट इन टाइम की अगर बात करते हैं, आ जाओ 17 क्वेश्चन पे। जस्ट इन टाइम की अगर बात करता हूं, जस्ट इन टाइम में क्या आएगा, जस्ट इन टाइम मतलब जस्ट इन टाइम, इसका मतलब जब भी आपको मटेरियल का रिक्वायरमेंट है तो उसी टाइम आप उसको परचेस करेंगे, पहले से स्टॉक मेंटेन नहीं करेंगे। तो बोलते हैं इन्वेंट्री अराइव, इन्वेंट्री पहुंचेगी टू द मैन्युफैक्चरिंग साइट जस्ट फ्यू आवर बिफोर दे आर पुट। तो ए का हो गया थर्ड। ABC ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल। अभी ABC टेक्निक जो है इसके लिए क्या आएगा, बेसिकली ABC के द आइटम ऑफ द इन्वेंट्री आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द वैल्यू के बेस पर, ये आपका ABC। FS&D फास्ट हो गया, स्लो हो गया, ये नॉर्मल हो गया, और ये डेड वाला हो गया। तो इसके अंदर जो है वो क्या आएगा, FS&D में डिवाइड करेगा आइटम इन कैटेगरी को इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर यूसेज रेट के हिसाब से। तो इसका सी का हो गया फर्स्ट। और VED के अंदर जो है वो क्या आएगा, ये आएगा आपका डिवाइड करेंगे आइटम इनटू कैटेगरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन द क्रिटिकल यूज के हिसाब से। तो क्रिटिकल यूज के हिसाब से जो है वो आएगा क्या, VED एनालिसिस। तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा आपका 3, A का हो गया थर्ड, B का हो गया 4, C का हो गया 1 और D का हो गया 2। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 इज द थर्ड ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलता है CCA मेथड। CCA मेथड जो हमने पढ़ा था किसके अंदर, आपका इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में। तो ये किसके बेस पर जो है वो आया, ये कॉस्ट कंट्रोल अकाउंटिंग वाला जो मेथड था आपका तो ये किसके बेस पर, किस कमेटी के बेस पर। तो अपने बुक के अंदर दिया था सैंडीलैंड कमेटी। सैंडीलैंड कमेटी ने जो है वो क्या किया था, इसकी जो है बेसिकली इस मेथड को अप्रूव करवाने का काम करवाया था। तो आंसर जो है इसका वो क्या, सैंडीलैंड कमेटी। तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के अंदर हम इसको यूज करते हैं बेसिकली, मतलब हिस्टोरिकल वैल्यू को करंट वैल्यू पे लाने के लिए जो है इस मेथड का, CCA मेथड का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो CCA मेथड के लिए जो है किस कमेटी ने जो है वो बेसिकली अपनी रिकमेंडेशन दिया था, तो वो है कौन सा, सैंडीलैंड कमेटी। आगे आइएगा, बोलता है एसेट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ध्यान से सुनना, बोलता है एसेट जो है पार्टनरशिप फर्म का इंक्लूडिंग एनी सम कंट्रीब्यूट बाय द पार्टनर टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन शैल बी अप्लाई इन द फॉलोइंग मैनर। इसका मतलब अगर आप पार्टनरशिप फर्म को जो है वो क्या करते हो, डिसोल्व करते हो, तो वहां से जो भी आपको पैसा रिसीव होगा एसेट को सेल करने पर, उसको आप कैसे कैसे यूज करोगे। तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर अगर मान लीजिए कल को पार्टनरशिप फर्म को आप डिसोल्व कर रहे हो और जो पैसा कंपनी फर्म के पास में है उसको कैसे एलोकेट करेंगे, सबसे पहले जो है वो दिया जाएगा किसको, सबसे पहले आप जो है वो थर्ड पार्टी को जो पेमेंट करनी है आप उनको करोगे, बोले तो C। इन पेइंग द डेट ऑफ द फर्म टू द थर्ड पार्टी, सबसे पहले तो ये पहले नंबर पे। दूसरा, फिर पार्टनर का अगर कोई लोन है तो उसको पेमेंट करेंगे, वो आएगा क्या, फर्स्ट हो गया। इन पेइंग ईच पार्टनर रेट डेट आर ड्यू टू हिम फॉर एडवांसेस एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द कैपिटल, ये। उसके बाद में अगर पैसा बच गया, अब जो है वो क्या करोगे, पार्टनर की कैपिटल जो है उसको रिफंड करोगे। इन पेइंग टू ईच पार्टनर व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन द अकाउंट ऑफ कैपिटल, थर्ड। और लास्ट में अगर कुछ बच गया तो उसको पार्टनर के बीच में जो है डिवाइड कर देंगे इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज द फोर्थ। तो 19 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट CABD। तो जब कभी भी आप पार्टनरशिप फर्म को जो है वो क्या करोगे, डिसोल्व करोगे, तो डिसोल्यूशन के टाइम पे जो भी अमाउंट आपके पास में आया पार्टनरशिप फर्म की सारी एसेट्स को सेल करने के बाद में, तो उस अमाउंट का करना कैसे, उसका यूटिलाइजेशन कैसे करोगे। सबसे पहले पेमेंट करोगे थर्ड पार्टी को जो पेमेंट करना है वो, फिर दूसरे नंबर पे पेमेंट करोगे पार्टनर के लोन, अगर पार्टनर से कोई लोन अकाउंट लोन ले रखा है तो उसकी पेमेंट करेंगे। फिर अगर पैसा बच गया तो पार्टनर की कैपिटल को वापस करेंगे। और लास्ट नंबर पे जो है वो क्या आएगा कि कैपिटल का पेमेंट करने के बाद में अगर फिर भी कोई पैसा बच गया तो वो पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आगे 20th क्वेश्चन, बोलता है कैश फ्लो अप्रोच जो है ना असेस करने का डेट कैपेसिटी, इसको मैं बाद में कराऊंगा, वैसे ना एक बार की दिया, ये देख लेना, इसको मैं पूरा कॉन्सेप्ट करवाना है। इसका आंसर सेकंड है, ठीक है ना। ये डेट कैपेसिटी को अगर आपने नापना हो किसी कंपनी की तो उसके लिए आपको अप्रोच दे रखी है, उसके स्टेप दे रखे हैं, इसको मैं बाद में कराऊंगा एक बार, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, बोलता है द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3 किसका होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का, किसका, कैश फ्लो स्टेटमेंट हैज बिकम मैंडेटरी, वो जो है सन 2004 के अंदर मैंडेटरी हो गया था, किसके लिए, किस तरह की कंपनी के लिए। तो आपको याद है मैंने जब आपको चैप्टर नंबर 3 कराया तो मैंने आपको वहां पे बोला था कि 3 कंपनी को CFS बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्मॉल कंपनी, 1% कंपनी और डोरमेंट कंपनी। तो स्मॉल कंपनी जो है वो कौन सा, जिसकी जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ से कम है, तो उसको CFS बनाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब किसको बनाना है, जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ से क्या है, ज्यादा है। तो बोलता है किसके लिए जो है वो मैंडेटरी कर दिया, तो बोलता है कमर्शियल इंडस्ट्रियल बिजनेस रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, जिसकी टर्नओवर जो है अकाउंटिंग पीरियड में वो एक्सीड करेगी किससे, 50 करोड़ से, ऐसी कंपनी को जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है वो बनाने की क्या है रिक्वायरमेंट। तो 21 का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट।
आगे आइएगा, बोलते हैं अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट इज यूज्ड फॉर द रिकॉर्डिंग। अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट आप जो है वो क्या करते हो, बनाते हो, क्या करने के लिए, इसको बनाया जाता है बेसिकली जो ट्रांसफर कंपनी के जो स्टैट्यूटरी रिजर्व होते हैं ना, उनको क्या करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए। तो आंसर जो आएगा वो क्या, थर्ड। सिंपल फ्लैट क्वेश्चन आया हुआ है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। अब क्या होता है, देखो बैलेंस शीट आपकी मान लो बन गई और बैलेंस शीट डेट के बाद अगर कोई ऐसा इवेंट राइज हो गया जो कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंपनी अगर ये चाहती है कि हम उसको जो है वो क्या करें, करंट बैलेंस शीट जो हमने प्रिपेयर कर चुके हैं उसी के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लें, मतलब बैलेंस शीट बना ली लेकिन अभी शेयर होल्डर तक नहीं पहुंची है, तो उसके लिए कुछ इवेंट जो है वो ये बताए गए हैं। अगर ये इवेंट राइज हो गए तो आपको उसका रिपोर्टिंग करंट बैलेंस शीट में ही करना पड़ेगा, आप अगले साल का वेट नहीं करेंगे। तो वो इवेंट कौन कौन से हैं, तो ये आपको 4 इवेंट बता रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि ऐसा इवेंट कौन सा है जिसको आप करंट बैलेंस शीट में ही चेंज करके उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे इनसॉल्वेंसी ऑफ द कस्टमर। अगर मान लो बैलेंस शीट डेट पे जो कस्टमर था वो इनसॉल्वेंट हो गया, तो अब आपको जो है, और आपने अगर उसको डेटर दिखा रखा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तो इसको आप लेंगे। डिक्लाइन द मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम हो गई है, ये हमारे लिए जो है वो इवेंट नहीं है। डिक्लेरेशन ऑफ द ऑर्डिनरी डिविडेंड, अगर आपने ऑर्डिनरी डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर किया तो ये भी आपके लिए जो है वो इवेंट नहीं है, उसको आप अगले साल दिखाओगे। और डिटरमिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट परचेज बिफोर द बैलेंस शीट डेट, अगर आपने जो है वो क्या किया, कोई एसेट्स को परचेज किया था बिल्कुल जस्ट बैलेंस शीट डेट से पहले, तो उसकी वैल्यू को डिटरमाइन करना वो भी हमारे लिए बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बेस पर कई बार जो है फर्म इन्वेस्टर जो है वो क्या करता है, डिसीजन मेकिंग करता है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो ए एंड डी बोलो तो फोर्थ आंसर। तो ये वो आइटम है जिसके लिए आपको जो है करंट बैलेंस शीट के अंदर ही जो है वो चेंज करना पड़ेगा, चाहे आपकी बैलेंस शीट बन के प्रिपेयर हो चुकी है, लेकिन फिर भी इन अगर ये सर्कमस्टेंस अराइज होते हैं तो इनको जो है वो आपको इन सर्कमस्टेंस का अकाउंटिंग जो है वो करंट बैलेंस शीट के अंदर आपको करना पड़ेगा। आगे बोलते हैं एनुअल डिमांड बता रखी है, मतलब पूरे साल के अंदर जो है कोई गुड्स है उसकी डिमांड जो है वो है 3200 यूनिट का, उसकी जो वैल्यू है वो है 6 रुपए। इन्वेंट्री कॉस्ट जो है वो कितनी है, 25% पर एनम। अगर एक ऑर्डर की जो कॉस्ट है वो 150 रुपए है, तो आपको होता है नंबर ऑफ ऑर्डर बताना है पर ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे ईओ क्यू पहले आप निकाल लो, ठीक है ना भाई। आपको ये देखो 3200 तो पूरे साल में चाहिए, तो ये बोलेगी बताओ कितने नंबर ऑफ ऑर्डर हम लोग जो है वो क्या करें, कितनी बार हम उसको मंगाएं, नंबर ऑफ ऑर्डर बताने हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्डर तो उसके बेस पर मंगाएंगे कि भाई ऑप्टिमम क्वांटिटी हम कितनी मंगाएं, ठीक है ना। तो उसके लिए पहले ईओक्यू निकाल लो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल लो। भाई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, अब मैंने फॉर्मूला लगाया 2A/C। ए का मतलब एनुअल डिमांड, ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट, और सी का मतलब जो है कैरिंग कॉस्ट आपका पर यूनिट का, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, तो मैंने ये ले लिया 2 इंटू ए का मतलब क्या है 3200, इंटू ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, अपॉन में सी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट लेते हैं। अब पर यूनिट की जो कॉस्ट है 6 और इस पे कैरिंग कॉस्ट कितने 25%, तो ये आ गया 1.5। ये आ गया मेरा 800, एक बार में 800 ऑर्डर मंगाने हैं, ठीक है ना। 800 यूनिट का एक ऑर्डर है, टोटल मिला के पूरे साल में चाहिए कितना 3200 यूनिट, तो एक ऑर्डर 800 का, तो कितने ऑर्डर हो गए, नंबर ऑफ ऑर्डर 4। तो आंसर जो आएगा वो क्या, सेकंड। आगे बढ़िएगा, मैच करना आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में। बोनस शेयर की अगर बात करते हैं तो बोनस शेयर जो है क्या, बोनस शेयर वो है जो एग्जिस्टिंग शेयर्स को इशू किए जाते हैं, कैसे, फ्री ऑफ चार्ज। तो इसका आ गया ये। डीमेट शेयर कौन सा था, डीमेटलाइजेशन, मतलब जो शेयर आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर अवेलेबल है, मेटेरियल फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, उसको बोलता है डीमेट। तो शेयर इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। आगे राइट इश्यू जो है वो क्या होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जो आप देते हो उसको बोलते हैं क्या, राइट इश्यू। तो राइट इश्यू का जो बनेगा वो क्या, इन्विटेशन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू परचेज द एडिशनल न्यू शेयर। तो सी का आ गया फर्स्ट। और स्वेट इक्विटी शेयर जो है वो कौन से होते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर जो कंपनी के एम्प्लॉइज को जो है वो दिए जाते हैं मार्केट वैल्यू से कम रेट पर, उसको बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर इशू बाय द कंपनी टू इट्स एम्प्लॉई और डायरेक्टर एट द डिस्काउंट फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ। डी का आ गया थर्ड। तो आंसर जो बनेगा 25 का वो क्या, फर्स्ट। चलो जी आगे 26 बोलता है ए बी सी 3 पार्टनर थे, इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था उनका था 3:2:1। डी आ गया 1/6 शेयर के लिए, और सी बोला कि मैं तो मेरा ओरिजिनल शेयर रखूंगा, मतलब मैं सैक्रिफाइस नहीं करूंगा। तो बोलता है ए और बी का सैक्रिफाइस रेशियो बताओ। देखो अगर कुछ भी ना बोले तो ओल्ड रेशियो क्या होता है, आपका सैक्रिफाइस रेशियो होता है। अब इसमें सी बोला मैं तो सैक्रिफाइस नहीं करूंगा, तो ओनली किसने सैक्रिफाइस किया, ए और बी ने किया। और किस रेशियो में क्या होगा, जो उनका ओल्ड रेशियो है। तो ओल्ड रेशियो ए और बी का जो था वो क्या था 3:2, तो सैक्रिफाइस रेशियो भी कितना होगा 3:2। तो आंसर जो बनेगा वो क्या 4, 3:2। आगे फिल इन द ब्लैंक से आपको इसको फिल करना है। बोलता फॉर ए होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी के लिए बोल रहा है ऑल प्री एक्विजिशन प्रॉफिट या लॉस ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी के लिए जितने भी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट या लॉस जो होते हैं सब्सिडियरी कंपनी के, वो क्या, वो कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल लॉस होता है होल्डिंग कंपनी के लिए। जबकि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट या लॉस जो होता है सब्सिडियरी कंपनी, वो क्या होता है, वो मान ली रेवेन्यू प्रॉफिट या रेवेन्यू लॉस। तो इन कॉर्पोरेशन से मतलब
एक्विजिशन से पहले जो कोई भी आपको सब्सिडियरी कंपनी से प्रॉफिट या लॉस मिलेगा वो सब आपका कैपिटल नेचर का होगा, और एक्विजिशन के बाद आपको सब्सिडियरी कंपनी से जो भी प्रॉफिट लॉस मिलेगा वो आपका रेवेन्यू नेचर का होगा। तो आंसर जो बनेगा 27 का वो क्या, सेकंड। तो क्या बोलते हैं, फॉर ए होल्डिंग कंपनी ऑल प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और लॉस ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी आर कैपिटल प्रॉफिट और कैपिटल लॉस, व्हाइल ऑल पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट और लॉस ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी आर रेवेन्यू प्रॉफिट और रेवेन्यू लॉस। तो 27 का आंसर जो बनेगा लेडीज सेकंड। आगे 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रक्चर्ड रिव्यू, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर रिव्यू है ऑफ द सिस्टम एंड प्रोसीजर का। ये एक ऑडिट का क्वेश्चन आया, और ये क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर रिव्यू है किसका, सिस्टम का एंड प्रोसीजर का ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट करने के लिए वेदर दे आर बीइंग कंडक्टेड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। मतलब कंपनी जो है, कंपनी के जो सिस्टम है, कंपनी के प्रोसीजर है, वो इफेक्टिवली काम कर भी रहे नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए आप कौन सी ऑडिट करते हो, तो उसके लिए होता है आपका मैनेजमेंट ऑडिट। तो 28 का आएगा क्या, थर्ड। आगे बोलता है आपको यहां पे जो है कुछ डेटा प्रोवाइड किया गया, आपको सेल दी गई है, फिक्स कॉस्ट दी गई है, ब्रेक इवन पॉइंट दिया गया, इसके बेस पर आपको निकालना है कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो और आपको प्रॉफिट निकालना है। तो देखिए कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। अब उसके लिए आपको क्या चाहिए, कंट्रीब्यूशन चाहिए, सेल चाहिए। सेल आपको दे रही है लेकिन कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो कंट्रीब्यूशन को कंप्यूट करना पड़ेगा। अगर कंट्रीब्यूशन आपको निकालना पड़े तो उसके लिए फॉर्मूला है, ब्रेक इवन पॉइंट का एक फॉर्मूला होता है, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन टू सेल। इसमें आप इसको पुट कर दो तो आपका कंट्रीब्यूशन निकल आएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना था, 40,000, फिक्स कॉस्ट जो है वो कितनी थी, 20,000, कंट्रीब्यूशन निकालना है इनटू में सेल कितना, 1 लाख, इसके बेस पर कंट्रीब्यूशन निकलेगा कितना, 50,000। इसको यहां पुट कर दो, सेल दे रखी है कितनी, 1 लाख, ठीक है, और फिक्स कॉस्ट कितने, 20। ये दो फिगर मेरे को दे रखी थी। अब कंट्रीब्यूशन निकलेगा 50, तो इसका मतलब 50 में से 20 घटाऊंगा तो 30, तो मेरा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया जी। और अगर ये 50 है तो 1 लाख में से क्या माइनस क्या होगा कि 50 आंसर है, तो 50 माइनस किया। अब इसके बेस पर आपको जो है एक तो निकालना था क्या, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट निकलेगा कितना, 30,000, और दूसरा निकालता कंट्रीब्यूशन टू सेल, तो कंट्रीब्यूशन कितना, 50 अपॉन में सेल कितना, 1 लाख इंटू 100 करोगे तो ये आ गया कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो कितना, 50%। तो आंसर जो बनेगा 29 का वो क्या बनेगा, सेकंड। आगे बढ़ेगा, द सोर्स ऑफ द इंडियन गैप इंक्लूड, तो बोलता है जब भी कोई इंडियन कंपनी जो होती है ना वो इंडियन गैप को यूज करती है। अब इंडियन गैप का मतलब क्या, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम लोग जो है वो फॉलो करते हैं जब हम अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को क्या करते हैं, फ्रेम करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या क्या आता है, मतलब ये है कि हम जब अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाएंगे या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसको बनाने में किन किन चीजों को हम ध्यान में रखेंगे। पहला, कंपनी एक्ट के प्रोविजन को ध्यान रखेंगे, बिल्कुल सही बात है सर, रखेंगे, क्योंकि उसके अंदर शेड्यूल दे रखे हैं, उसको अपने को मानना पड़ेगा। कंपनी एक्ट जो 2013 है उसके अंदर आपको जो है वो शेड्यूल नंबर 3 दिया हुआ है, उसमें फॉर्मेट दिया हुआ है किसका, बैलेंस शीट का और पी&एल अकाउंट का, तो उसको मानना पड़ेगा। दूसरा, नोटिफिकेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है इसको मानना पड़ेगा। सर इसको मानने की कोई भी हमारे लिए जरूरत नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा। आईसीआई अगर कोई प्रोनाउंसमेंट देता है, ठीक है, तो वो भी अपने को मानना पड़ेगा। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए, सी एंड डी, थर्ड। क्योंकि आईसीआई जो है ना वही बेसिकली आपको जो है वो क्या करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करने का काम करता है। और अगर किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर जो है वो कोई गाइडेंस नोट जो है वो आईसीआई ने दिया, उसको बोलते हैं आईसीएआई प्रोनाउंसमेंट, ठीक है ना। उसने क्या किया, प्रोनाउंस कर दिया, बेसिकली कोई गाइडेंस नोट दे दिया, कुछ एक्सप्लेनेटरी नोट्स दे दिए, तो उसको भी अपने को जो है फॉलो करना पड़ता है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए, सी एंड डी। आगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे रखा है, आपको मैचिंग करना है। सबसे पहले AS1 की अगर बात करते हैं, ठीक है, इंड AS 1, तो इंड AS 1 जो है वो किसका है, वो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ठीक है। इसके बाद में इंड AS ये फिर है आपका 29 जो है वो किसका है जी, आपका 29 आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग द हाइपर इन्फ्लेशन इकोनॉमिक्स का। 37 की अगर बात करें तो 37 है किसका, प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट का। और 110 जो है वो है किसका, प्रेजेंटेशन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो 31 का आंसर जो बनेगा वो क्या, सेकंड। 31 के बाद 32 बोलता है कंपनी स्ट्राइव टू स्टॉक पाइल इंटरनली जनरेटेड कैश, सच ए कैश रिजर्व, उसको क्या बोलते हैं, जो इंटरनली जनरेटेड कैश होता है उसको बोलते हैं कैश स्लैक। ये जब हमने कैश मैनेजमेंट पढ़ा तो वहां पे आपको मैंने करवाया भी था, एक बार देख लीजिएगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या, फाइनेंशियल स्लैक आएगा, ठीक है ना। अब ये यहां पे मैंने दिया हुआ, थोड़ा सा रीडिंग कर लेना एक बार, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया। आगे बोलते हैं गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, आपको दो स्टेटमेंट दे रखे, एक है असर्शन और एक है रीजनिंग। इनके बेस पर आपको जो है वो कुछ आंसर जो है वो बताने हैं। पहला असर्शन दिया गया, बोलता है क्विक रेशियो इज मोर पेनिट्रेटिंग। देखो 3 तरह का रेशियो होता है, एक होता है करंट एसेट करंट रेशियो, एक है क्विक रेशियो, और एक एब्सोल्यूट रेशियो भी होता है, ठीक है ना। तो पहले यहां पे क्विक रेशियो बोल रहे हैं। देखो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या, करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, और जो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या, क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, ठीक है ना। ये दोनों रेशियो को यूज किया जाता है क्या करने के लिए, एक फॉर्म की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन को जानने के लिए कि क्या एक फॉर्म जो है वो अपने शॉर्ट टर्म डेट का टाइमली बेसिस पे भुगतान करने में एबल है या नहीं है, ठीक है ना। तो अब आपको यहां पे जो है वो क्या दिया गया, देखो एक बार, बोलता है क्विक रेशियो जो है वो मोर पेनिट्रेटिंग टेस्ट होता है लिक्विडिटी नापने का देन द करंट रेशियो। बिल्कुल सही बात है, क्विक रेशियो जो है वो और भी ज्यादा एडवांस जो है वो आपका मेथड है लिक्विडिटी नापने के लिए करंट रेशियो के मुकाबले। हालांकि हाई क्विक रेशियो का मतलब ये नहीं है कि
कंपनी की जो लिक्विडिटी है वो क्या है, साउंड है, मतलब ये चीज है वो उसके अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो क्विक एसेट होती है उसमें क्या क्या आता है, क्विक एसेट जो कैसे निकलते हैं, जब आप करंट एसेट में स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं तो ये निकलता है। हालांकि क्या क्विक एसेट के अंदर आपके डेटर भी इंक्लूड होते हैं क्या? जी। और अगर डेटर जो है वो स्लो डेटर है तो क्या कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है? वैसे क्विक एसेट तो वो है जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं अगर क्विक एसेट के अंदर डेटर भी आते हैं, हमको मालूम है, और डेटर अगर ऐसे हैं जो स्लो पेइंग है, वो लेट पैसा दे रहे हैं, तो क्या अगर आपके क्विक एसेट में ऐसे डेटर इंक्लूड है तो क्या आपके क्विक एसेट की जो वो है क्वालिटी जो है वो कैसी है, क्या वो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये बात बिल्कुल क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। असर्शन में क्या बोलता है, बोलता है क्विक रेशियो जो है वो मोर पेनिट्रेटिंग टेस्ट है। ये बात बिल्कुल सही है कि करंट रेशियो के मुकाबले में क्विक रेशियो से अगर आप लिक्विडिटी कंप्यूट करोगे तो बहुत अच्छे से निकल के आएगा। हालांकि हाई क्विक रेशियो का होना ये जरूरी नहीं है कि कंपनी की साउंड लिक्विडिटी हो, ये बात भी सही है। लेकिन रीजनिंग में बोल रहे हैं एक कंपनी विद ए हाई वैल्यू ऑफ क्विक रेशियो, अगर कोई कंपनी उसकी हाई वैल्यू ऑफ क्विक रेशियो का कैन सफर, वो भी सफर कर सकते हैं शॉर्टेज ऑफ फंड से, अगर उसके डेटर्स में कौन है, स्लो पेइंग, डाउटफुल या लॉन्ग ड्यूरेशन आउटस्टैंडिंग डेट्स हैं, तो वो कंपनी भी जो है वो फंड की शॉर्टेज जो है वो सफर कर सकते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल क्या सही है, और ये करेक्टली इसको असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रही है। क्योंकि ऊपर क्या बोल रहा है, बोलता है क्विक रेशियो अच्छा रेशियो है लिक्विडिटी नापने का, लेकिन अच्छे मतलब करंट एसेट का ज्यादा होना या हाई क्विक रेशियो होना, इसका यह मतलब नहीं है कि आप जो है वो आपके कंपनी में लिक्विडिटी अच्छी है, ये इसका मतलब नहीं है। ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है। रीजन क्या था मैंने आपको बता भी दिया। और इसके रीजनिंग में ये भी बोल रहा है, बोलता है अगर कोई कंपनी जिसका वैल्यू ऑफ क्विक रेशियो बहुत ही क्या है, हाई है, तो वो भी सफर कर सकती है शॉर्टेज ऑफ फंड को, अगर उसके जो डेटर्स है उनमें कौन है, स्लो पेइंग, डाउटफुल या लॉन्ग ड्यूरेशन आउटस्टैंडिंग डेटर है, तो वो भी जो है उसको मतलब सफर कर सकती है। तो दोनों बातें एकदम सही है, और जो रीजनिंग है वो करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रही है। तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या, थर्ड। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। इसके बाद में आएगा जी 34, बोलता है अरेंज इन द सीक्वेंस, आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है, स्टेप इन द प्रोसीजर फॉर कॉलिंग ए स्टैट्यूटरी मीटिंग ऑफ द कंपनी। जब कंपनी को आप शुरुआत करते हो तो उसके बाद में कंपनी के स्टैट्यूटरी मीटिंग जो इनवाइट की जाती है, तो उसका स्टेप जो है वो क्या क्या रहता है। तो सबसे पहले आप जो है वो क्या करते हो, 21 दिन का कम से कम आपको नोटिस देना पड़ेगा। सी 21 दिन के नोटिस देने के बाद अब आप जो है वो क्या करो, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो है वो हर शेयर होल्डर को भेजोगे। ए, उसके बाद में आप जो है वो क्या करोगे, सर्टिफिकेट ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो है कम से कम जो है 2 डायरेक्टर का, उसके ऊपर जो है साइन होंगे, एंड वन ऑफ हूम द मैनेजिंग डायरेक्टर, ये आप सर्टिफिकेट भी आप साथ में भेजोगे जी। इसके बाद में आप जो क्या करोगे, उसकी सर्टिफाइड कॉपी जो है वो रजिस्ट्रार को भी सौंप दोगे जी। और लास्ट में आप जो है वो क्या करोगे, लिस्ट ऑफ मेंबर मस्ट बी प्रोड्यूस एट द कमेंसमेंट, बी। तो आंसर जो बनेगा CADE, थर्ड। लीगल एस्पेक्ट से क्वेश्चन था वैसे, ये देख लेना एक बार आगे। फिर बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर जनरल एक्सेप्टेड मेथड फॉर अकाउंटिंग फॉर द प्राइस लेवल चेंज। अगर प्राइस लेवल चेंज कौन सा होता है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। तो बोलता है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के लिए कौन से जनरली एक्सेप्टेड मेथड है वो बताने हैं। तो देखो जी, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए आपके पास मेथड है ये CPP मेथड, करंट परचेजिंग पावर टेक्निक मेथड है, एक है आपका रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, एक है C करंट वैल्यू अकाउंटिंग मेथड, और एक है CCA करंट कॉस्ट अकाउंटिंग। ये ऊपर क्वेश्चन भी आया था, आपको मैंने ये देख लेते हैं अभी। करंट परचेजिंग पावर मेथड तो ये बोलता है कि आप हिस्टोरिकल वैल्यू को जो है वो करंट वैल्यू पे लेके आएंगे ऑन द बेस ऑफ, किसके बेसिस पे, ऑन द बेस ऑफ जनरल प्राइस इंडेक्स, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है उसके बेस पर। रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक जो ये बोलती है कि आप क्या करेंगे, हर इंडस्ट्री का स्पेशल जो है वो अपना क्या होता है, एक इंडेक्स होता है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो हिस्टोरिकल वैल्यू को करंट वैल्यू के ऊपर प्लेस करेंगे। करंट वैल्यू अकाउंटिंग टेक्निक ये बोलती है कि आप एसेट और लायबिलिटी को जो है मतलब बैलेंस शीट को जो है वो करंट वैल्यू पे लेके आएंगे मार्केट के बेस पर। और जो करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड है वो ये बोलता है कि आप बैलेंस शीट को और P&L अकाउंट में आने वाली आइटम को जो है वो करंट वैल्यू के ऊपर लेकर आएंगे ऑन द बेस ऑफ द मार्केट वैल्यू। तो सबसे ज्यादा जो मेथड चलते हैं वो दो चलते हैं, एक है आपका कौन सा, करंट परचेजिंग पावर, ये हर जगह यूज होता है, जिसके अंदर आपने इनकम टैक्स पढ़ते हो तो वहां पे जब आप कैपिटल गेन पढ़ते हो तो वहां पे भी तो आप यही करते हो। जो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होती है वो कैसे निकालते हो, तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के लिए आप इंडेक्सिंग करते हो, तो इंडेक्सिंग किसके बेस पर करते हो, यही तो होता है, उसमें जनरल प्राइस इंडेक्स के बेस पर करते हैं जी। और दूसरा मेथड जो चलता है वो चलता है आपका लास्ट वाला, कौन सा, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। इसके अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, मार्केट वैल्यू के बेस पर देखते हैं कि बैलेंस शीट की जो फिगर्स हैं, एसेट लायबिलिटी उनकी वैल्यू क्या, और जो P&L अकाउंट के जो आइटम्स हैं उनकी वैल्यू क्या है, ठीक है ना। तो जो चलते मेन जो चलते हैं मेथड वो कौन कौन से हैं, एक है करंट परचेजिंग पावर टेक्निक और एक कौन सा, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग। तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा, बी करंट परचेजिंग पावर टेक्निक, और एक कौन सा, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग, डी। तो आंसर है बी एंड डी, बोले तो थर्ड। और जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग
order in is follow with the issue of share under the fixed price offer method। अगर आप फिक्स प्राइस ऑफर मेथड के थ्रू जो है वो क्या करते हो, शेयर अगर आप इशू कर रहे हो तो उसके लिए आप जो है किस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। तो देखिए जब आप इसके थ्रू आप करते हो तो आप मर्चेंट बैंकर से पहले से बात कर लेते हो और आप उनको ये बोलते हो भाई इस रेट के ऊपर मुझे शेयर क्या कर रहे हैं, इशू करने हैं। और मर्चेंट बैंकर बोलता है ठीक है मैं कमीशन लूंगा आपसे और मैं आपके शेयर इस रेट के ऊपर क्या कर दूंगा, बिकवा दूंगा। तो उसके लिए आप सबसे पहले जो है वो क्या करोगे, सिलेक्शन करोगे मर्चेंट बैंकर का जो आपके शेयर को क्या कर दे, बिकवा दे। उसके बाद में आप जो है वो आप क्या करोगे, शेयर प्रोस्पेक्टस को इशू करोगे। यस फिर आप क्या करोगे, रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर शेयर, अब आपके पास में एप्लीकेशन आ जाएगी। यस उसके बाद में आप अलॉटमेंट कर दोगे। यस और लास्ट में क्या करोगे, शेयर सर्टिफिकेट को इशू कर दोगे। डी तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, CABED। CABED इज द सेकंड ऑप्शन। ओके जी सर। लो जी ये हो गए आपके 36 क्वेश्चन जो इस बार एग्जाम के अंदर आए थे। इनमें से कुछ क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल थे तो आप उनको कर लीजिएगा। कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आज आपने जो है वो सीखने को आपको मिली होंगी तो वो भी आप देख लीजिएगा। यहां से क्वेश्चन काफी एग्जाम में क्या पता हो सकता है कि रिपीटेशन में पूछे जाए या इन्हीं क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड करके भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन को करने के पीछे हमारा मेन एम जो है बस एक ही है, वो ये है कि अपने को क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। लेकिन मेन जो चीज है वो यही है कि आपको जो है प्रॉपरली अपना पूरा फोकस लगाना है किसके ऊपर, अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करने में, रिवीजन के ऊपर और अपने सिलेबस के ऊपर, ठीक है ना। वो अगर अच्छे हैं आपके तो क्वेश्चन आप इजीली जो है सोल्व आउट कर सकते हो। अगर आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं है तो कितने ही एमसीक्यूज लगा लो, कितने मॉक टेस्ट लगा लो, कुछ भी कर लो, आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो क्वेश्चन अगर आपको प्रॉपरली ठीक करवाना है तो उसके लिए मेन बात यह है आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप होने चाहिए, आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। ओके जी सर। चलो जी ये हो गया आपके अकाउंट्स के क्वेश्चन, इसको आप कीजिए। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो अच्छा कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको करो अभी तुम करते नहीं हो, अभी करो तुम इसको, ठीक है ना, ताकि जैसे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले और आपकी तैयारी भी अच्छी हो, ठीक है ना। तो आपके लिए बोल रहा हूं, ठीक है। हाँ मेरा भी फायदा है कि मेरा सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा, आपका भी फायदा है कि आपको नई नई वीडियो से देखने को मिलेगा, ठीक है ना जी सर। चलो ये करो, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, उसके अंदर नए क्वेश्चंस को हम लेके आएंगे अब, ठीक है। तो वेट करें थोड़ा सा। और मोस्ट प्रोबेबली मैं बैंकिंग के क्वेश्चन को लेके आऊंगा। पहले बैंकिंग करेंगे, फिर मार्केटिंग करेंगे, फिर टैक्स वाले करेंगे, फिर उसके बाद में स्टैट्स वाले क्वेश्चन भी करेंगे। ओके और साथ में रिवीजन वीडियोस वो तो करनी ही करनी है। चलो इतने एक बार ये करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।